मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, जिसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबका मोबाइल फ़ोन है, जिस पे हम अपने आधे से ज़्यादा काम आज की डेट में घर बैठे या ऑफिस में अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर लेते हैं। जिसमें बात करें मेजरली, अगर हमें ट्रैवलिंग के लिए कोई टैक्सी या ऑटो बुक करना हो तो हम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। वहीं न्यूज़ अपडेट के लिए भी आज हम टीवी पर निर्भर नहीं हैं, हम अपनी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी सब अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। वहीं टीम मीटिंग करनी हो तो वो भी हम डिजिटल ही कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हमें फ़ूड ऑर्डर करना हो तो वो भी हम अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है और इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ ही होती जा रही है और आगे फ्यूचर में भी इस ग्रोथ के बने रहने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर आगे रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांस हैं। जहाँ पहले हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या 48% थी, वहीं 2024 के अंदर यह संख्या बढ़कर 64% की हो गई। वहीं अगर हम बात करें कि एवरेज डेटा यूजेज की, तो जहां 2019 के अंदर लगभग 11 GB डेटा यूजेज होता था, वहीं 20 में यह संख्या 13 GB की हो गई। 2021 आते आते यह 17 GB तक हो गई और 2022 में ये 19 GB प्लस हो गई। वहीं बात करें 2023 में तो इसके यूसेज की संख्या 24 हो गई। यानी अगर आप देखेंगे 2019 से लेकर 2023 में ये लगभग डबल से ज़्यादा की इसके अंदर ग्रोथ हुई है। वहीं बात करें तो धीरे धीरे 4G से लोग 5G की तरफ भी बड़ी तेज़ी से शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि एक एवरेज इंडियन अपना जो 6 घंटे से ज़्यादा का समय ऑनलाइन ही अपना कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादातर लोग डिजिटली अटैच रहेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो इसी के ऊपर वह अपना ज़्यादा समय बिताने के कारण अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम भी इसी मोड के थ्रू करना पसंद करेंगे। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं अपना खुद का दे सकता हूँ, जहाँ मैं छोटे मोटे कामों के लिए पहले महीने में एक या 2 बार बैंक का चक्कर लगाया करता था, पर अगर आप करंट की बात करें तो पिछले 1 साल से मैंने बैंक का चक्कर नहीं लगाया है, क्योंकि मैं अपने सारे ज़्यादातर काम आज की डेट में ऑनलाइन अपनी बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू ही ईज़िली कर सकता हूं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि डिजिटल का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। बस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर टॉप 10 कंपनियों के अंदर में से 7 कंपनियाँ जो हैं डिजिटल से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कंपनियाँ हैं। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर टॉप 10 कंपनियों में से केवल 2 कंपनियां ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो कि दूसरे नंबर पर बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। वहीं अगर बात करें 7वें नंबर पर तो इन्फोसिस, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी कंपनियों में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ होने की कितनी संभावना है। इंडिया की टेक ओरिएंटेड कंपनियों का अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 2020 से 24 के बीच में, तो जहां इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ एफिलिएट कंपनी के अंदर रही है, जो कि 53% से ज़्यादा की है। वहीं अगर सबसे कम ग्रोथ वाली कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस की है, जो कि 17% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है पिछले 4 सालों के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी इन कंपनियों के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बात करें इस सेक्टर में ग्रोथ की, तो जहाँ इंटरनेट की 2010 के अंदर 8 से 10 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी, वहीं अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर 50 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी। वहीं अगर इंटरनेट इकोनॉमी जीडीपी शेयरिंग की बात करें तो उसके अंदर 0.5% की थी, जो कि 2022 में बढ़कर टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी की बात करें तो यह 48% तक हो गई, जो कि 155 से 175 बिलियन डॉलर की इंटरनेट इकनॉमी की हिस्सेदारी हो गई। वहीं अगर बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो इसकी हिस्सेदारी बढ़ के 320 बिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर हो गई। वहीं इसकी जीडीपी शेयर की बात करें तो 4 से 5% हो गया। वहीं 2030 के अंदर इसका लगभग 12 से 13% तक होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इकनॉमी ग्रोथ करेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक
$1 ट्रिलियन की डिजिटल इकनॉमी को तैयार करना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी मेजर फोकस है और इनका इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी अपना लगातार हर साल बढ़ाती जा रही है। तो इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ होना तो 100% है कि इस सेक्टर में ग्रोथ तो होगी होगी। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बात करें इस थीम में तो मेजर कौन कौन से सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो इसके अंदर मेजरली अगर बात करें तो इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स कंपनियां, लीडिंग बैंक हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। वहीं अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, इसके अलावा पेमेंट सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन। इस तरीके से टॉप के सारे ही सेक्टर्स के अंदर कवर होने वाले हैं। स्कीम डिटेल की तो यह मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर है तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 3 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन करें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फ़ंड है तो इस पर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।